ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सभी को? सही है? नहीं आ रही है? आ रही है? सर आ रही है। ओके गुड। चलिए तो कुछ पढ़ लेते हैं हम। आई होप यही बच्चे हैं, और भी आएंगे अभी, तो काफी कम आते हो आप स्ट्रेंथ में। देखते हैं कुछ और भी ज्वाइन होते हैं तो जहां तक है अभी तक हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया, कोई बताएगा मुझे कहाँ तक किया था हमने? जीवन बोलो बोलो। सर अलॉय तो करवा दिया था। एलॉय करा दिया था, ठीक है। अच्छा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही पढ़ रहे थे, ठीक है। मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ लिया। चलिए, तो इसके बाद हम आज देखते हैं, पहले तो थोड़ा सा उसी को डिस्कस कर लें। मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। देखिए, बेसिक तो दो तीन चीजें हैं जो आपको जाननी थी, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे हमने कल आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि हमारे पास अगर हम बात करें कुछ प्रॉपर्टीज की, तो मेटल नॉन मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। तो आपने अभी जैसे अगर हमारी पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो मुझे पता है कि लगभग 118 के करीब एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और उस एलिमेंट्स में से अगर हम क्लासिफाई करें तो लगभग 90 के करीब ऐसे होंगे जो मेटल्स हैं, बाकी नॉन मेटल और मेटलॉइड्स इस तरीके से क्लासिफाई किए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। कल हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी कि मेटल्स की बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या किस तरीके से मेटल्स निकलते हैं। तो आज हमारे पास बेसिक कुछ चीजें हैं मैं जो है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला तो कि जब मेटल्स कुछ रिएक्शंस करती हैं तो रिएक्शंस के साथ वो कैसा काम करती हैं, रिएक्शंस जो है मेटल्स की वो कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ एक रिएक्शन दी है दैट व्हेन मेटल विद रिएक्ट विद एयर, यानी कि एयर का सीधे सीधे मतलब यहाँ ऑक्सीजन से है कि जब वो ऑक्सीजन से अगर कोई मेटल रिएक्ट करती है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड आप लोगों ने पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है। यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो भी सीधा सीधा बना वो मेटल ऑक्साइड है। जैसे हम एक कॉमन पढ़ते हैं एल और एल्यूमिनियम है मानो हमारे पास, और इसको O2 से हम मिला के बनाए तो Al2O3 ये समथिंग ऐसा बनता है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ऐसे मैग्नीशियम का आप बनाते हैं MgO2 के साथ, तो MgO2 यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO, ये 2 और ये 3 और ये 2, नहीं 2 हो गया, तो दोनों 4, तो ये 4 हो गया। बैलेंस कर दो इसको आप, तो ये तो हो गया 4। और यहाँ देखो 2Mg2O, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा जैसे हमें पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, और एक हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये ऑक्साइड्स बनते हैं बेसिकली, ये ऑक्साइड लेयर आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब मैग्नीशियम रिबन होता है हमारा, आपको पता होगा मैग्नीशियम रिबन जो होता है, तो जब मैग्नीशियम रिबन को हमें बर्न करना होता है, अगर जलाते हैं तो उससे पहले हम उसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से उसको साफ करते हैं, तब वो जलता है। तो ये क्यों करते हैं ऐसा पता है आपको? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक कोटिंग होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक कोटिंग होती है, तो उस पर्टिकुलर कोटिंग को हटाने के लिए हम सैंड पेपर का यूज करते हैं, नहीं तो वो नहीं जलेगा। ऐसे यहाँ पे एक इन्होंने लाइन लिखी है दैट
आयरन है, कॉपर है, इस तरीके की चीजें भी आया जो हम अगर उनके साथ भी ऑक्सीजन रिएक्ट कर ले और ऑक्साइड लेयर बना दे तो वो भी बर्न नहीं। तो बेसिकली आप ये इसको इस तरह मान के चलिए कि ऑक्साइड लेयर जो है ना, वो एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है ना। बट आयरन के केस में ही जब ये आयरन ऑक्साइड की तरह काम करता है तो वहां पे ये खराब भी करता है, कोरोजन है, जंग भी होती है, ठीक है। वो हम आगे जब रस्टिंग की बात करेंगे तब देखेंगे। तो अभी तो मेन इन्होंने यही दिया है कि हमारे पास जो ऑक्साइड्स होती है, ठीक है, वो एयर से रिएक्ट करके बनती है। और हमारी जितनी भी कह सकते हैं ये जो ऑक्साइड्स जितनी भी बनी ना, Al2 बनी, O2 बनी, और ये सब जितनी भी आपके ऑक्साइड्स बनती हैं, ये सब की सब बेसिक होती हैं। क्या होती है? नेचर में बेसिक इन नेचर, नेचर के अंदर बेसिक ये रहती हैं, ठीक है। और आप इनको ऐसे भी मान सकते हो कि हमारी ये जो ऑक्साइड्स है ना, इनको आप रिएक्ट कराना चाहो तो क्या बोलते हैं हम, जैसे किसी से भी, हम ना एसिड से, बेस से इनको आप रिएक्ट करा सकते हो। तो आपने एक नेम पढ़ा होगा, दैट इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है? जो रिएक्ट करती हैं विद एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस दोनों के साथ जो रिएक्ट कर जाती हैं तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? एम्फीटेरिक ऑक्साइड्स कहलाएंगी। तो यहाँ पे उनके नाम एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, दैट इज Al2O3, KMnO3 और Zn। ये सब इनके नाम आप लिख सकते हैं, पूछते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एम्फोटेरिक क्या होती है? तो एम्फोटेरिक में आप ये बताएंगे। क्लियर है? ये नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद ये तो हमने अभी देखा रिएक्शन विद एयर। अगर एयर के साथ रिएक्शन करती हैं मेटल्स तो बेसिकली ये कर रही हैं। अगर हम कहते हैं रिएक्शन विद वाटर हो, पानी के साथ अगर रिएक्शन हो, वाटर एंड मेटल, मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो? वाटर के साथ हो। पानी के साथ अगर रिएक्शन हो तो जैसे यहाँ इन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, दैट सोडियम है जैसे, और उसको हमने H2O से हमने रिएक्ट कराया तो वो क्या बनाएगा? बेसिक कंपाउंड है तो NaOH बनाएगा और H2 निकलेगा साथ में, ठीक है। इसी तरीके से K है, K को हमने H2O से रिएक्ट कराया अगर तो KOH बनाएगा, है ना, और यहाँ प्लस H2, तो हाइड्रोजन सब में इमिट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जितनी भी ये आप रिएक्ट कराएंगे पानी के साथ, ठीक है, तो ये देख रहे हो NaOH बन रहा है यहाँ पे, KOH बन रहा है यहाँ पे। और मैं एक और आपको दिखाता हूँ, जैसे Mg की दिखाता हूँ। अगर मैग्नीशियम को आप पानी के साथ करते हो रिएक्ट तो MgOH ट्वाइस बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये सब जितने मेटल हैं ये एल्काली बनेंगे, यानी कि एल्कालीज फॉर्मेशन होगा। वहां पे बेसिक था पूरा और ये प्योर एल्केली मेटल्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने एक जनरल कॉमन एग्जांपल्स के तौर पे दिखा रखा है कि अगर इसको आप जनरली क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये अलग अलग तरीके की मेटल्स हैं तो आपको याद क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ कि जो मैग्नीशियम है, जैसे जैसे क्या है, मैग्नीशियम है, तो इसको आप हमेशा हॉट वाटर से रिएक्ट कराएंगे तब ये पानी से रिएक्ट, मतलब तब इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब आप कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराते हैं। किससे रिएक्ट कराएंगे? कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। और जो फेरस है ना, एल्यूमिनियम है, जिंक है ना, ये सब स्टीम से रिएक्ट होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बस आपको ये याद रखने हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि जब हम रिएक्शन विद वाटर कर रहे हैं तो मैग्नीशियम का रिएक्शन किस टाइप के वाटर से होगा, तो हॉट वाटर से, कोल्ड वाटर से सोडियम एंड इनका, और स्टीम से इन तीनों का। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो इसमें याद रखने वाले हैं। इसके बाद एम्फोटेरिक आप याद रख सकते हैं, उनके एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं, है ना, और यही जनरल रिएक्शन है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे बहुत यस सर। ज्यादा, हाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता होगा और ये शायद 9-10 में पूछा भी गया कि जब हाइड्रोजन ये निकलती है तो आप कैसे पता करोगे कि हाइड्रोजन गैस इसमें निकल रही है? ये काफी ज्यादा एक एक्टिविटी भी हो सकता है आपके स्कूल्स में कभी कराई गई होगी।
तो जो हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो ये पॉप साउंड करती है। कैसा साउंड देती है? जैसे बबल्स चटकते हैं ना, चट चट पॉप, इस तरीके का साउंड होता है उसमें, पॉप साउंड आता है जब वो एयर में आती है। ठीक है, तो इसको भी आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जो निकलती है वाटर में जब रिएक्शन होती है, पॉप साउंड यहाँ पे आता है। ठीक है, अगर उसको आप फ्लेम के पास ले जाओ या किसी तरीके से उसके ऊपर ऐसे एयर के ऊपर, जैसे वो एयर में निकली, तो आप अगर वहां पे फ्लेम लगाओगे तो पॉप पॉप की आवाज करेगी, पट पट पट, इस तरीके से। ठीक, तो इससे पटाखे बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो बेसिक तो यस सर। ठीक है, डन। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट और दिया है, ये मैं मिटा देता हूँ, आई गेस सबने नोट कर लिया होगा ये। यस सर। नाउ अब इन्होंने एक पॉइंट दिया दैट मेटल्स विद एसिड्स, अगर मेटल्स जो है हमारी एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं, है ना, हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? एसिड्स के साथ रिएक्शन अगर मेटल्स की करा रहे हैं, तो उस केस में हम देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। जैसे तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया कि आयरन है और आयरन को आपने HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो बेसिकली वो FeCl2 और उसमें भी हाइड्रोजन निकलेगी, इसमें भी आपका हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम को अगर आप रिएक्ट करा रहे हैं किसी भी एसिड से फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे भी आपका MgCl2 और हाइड्रोजन निकलेगा। तो बेसिकली ये सब में क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन ही निकल रहा है। ठीक है, अब ये जो बन के आ रहे हैं ये बेसिकली सॉल्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब हमने उसकी बात की थी कि जब रिएक्शन किसके साथ हो रही थी, रिएक्शन हो रही थी एयर के साथ, तो एयर के केस में बेसिक प्रोडक्ट निकल रहा था, है ना। जब रिएक्शन किसके साथ हो रही थी? एयर के साथ, तो बेसिक प्रोडक्ट था। जब रिएक्शन वाटर के साथ हो रही थी तो एल्काली था। ठीक है, और जब हमारी रिएक्शन एसिड्स के साथ हो रही है तो हमें क्या मिल रहा है? सॉल्ट्स। ठीक है, और ये आपने जनरली एसिड बेस सॉल्ट पढ़े भी होंगे, हमने नहीं अभी शायद नहीं किया एसिड बेस सॉल्ट, तो मैं जब वो कराएंगे तो आपको पता भी होगा कि एसिड और बेसिस की जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट उसमें क्रिएट होता है ना। तो यहाँ पे वो उसी तरीके से काम करता है। क्या करूँ, करा था, करा, हाँ, तो वही मुझे लगता है ऑनलाइन में शायद नहीं हुआ, तो बस जनरली यही है। ठीक है, इसके बाद आपको जो याद रखना क्या है, देखिए अब इसमें ना ये जितने भी हमारे एसिड्स हैं ये बेसिकली हम बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड लेते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं ले रहे, कंसंट्रेटेड नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड लोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इसमें जो पॉइंट आपको नोट करके रखना वो ये रखना है दैट दैट कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर, ये तीन ऐसे मटेरियल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, डाइल्यूट एसिड्स से ये रिएक्ट, एक सेकंड, हाँ, हेलो, जी सर कहाँ से बात करें? हाँ सर कही, जी सर कहिए। टाइगर मोबाइल एक्सेसरीज, ओके 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 सर, एक सेकंड सर, मैं ठीक है भाई, तो यहाँ तक हो गया नोट, क्या रह गया अभी?
सर हो गया नोट। ठीक है, इसको लिख लो। Good. अब देखिए, अभी तक हमने क्या क्या चीज चेक कर ली कि हमें पता है एयर से रिएक्ट हो रहा है तो कैसा प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, वाटर से रिएक्ट हो रहा है तो कैसा, एसिड से रिएक्ट हो रहा है तो किस तरीके का। तो बेसिकली आपसे जो पूछा जाता है वो यही पूछेंगे कि हम किस किस तरीके का वो इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके का प्रोडक्ट इसमें निकल रहा है। तो आपको एक चीज जो जनरली याद रख लेनी है, तो मैं एक यहाँ पे टेबल बना देते हैं। जैसे अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के केस में बेसिकली हमारे पास हमें पता है दैट पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसके बाद जिंक है, आयरन है, लेड है, ठीक है, हाइड्रोजन है, इसके बाद कॉपर है, कॉपर के बाद मरकरी है, ठीक है, सिल्वर है एंड गोल्ड। तो इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना वो इस तरीके के है, नीचे है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये रिएक्टिविटी का। डिक्रीजिंग ऑर्डर से मेरा मतलब है दैट ये जो है ये लेस रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्टिव है ये, और ये जो है ये हाईली रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी है, तो उसमें आप इसका नाम लिखेंगे, दैट इज पोटेशियम, ठीक, और सबसे कम गोल्ड, ठीक। तो ये भी एक आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसके अलावा जो अभी नोट्स हैं बेसिकली उसमें आपको बाकी चीजें मिल जाएंगी। प्रॉपर्टीज हमने इसमें पढ़ी ली है, तो प्रॉपर्टीज को हम देख लेंगे इसमें, ठीक। इसके बाद क्या आता है, ये तो यही था, इसको मैं हटा दूं, हो गया। सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, लिख लीजिए। हैं? सर हो गया। ठीक है, चलिए, गुड, थैंक यू। नाउ इसके बाद हमने देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको ना ओर की बात की थी, और मैंने आपको बताया था अयस्क जहां तक है कि जिससे हमारा मेटल निकलता है। मेटल एक्सट्रैक्शन बेसिकली आप किससे करते हैं, ओर्स के ही थ्रू आप एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने कहा था कि आप ना मेटल्स के ओर्स के नाम पता कर लेना कि क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली उसमें एक टर्म हमारे पास यहाँ पे आती है, गैंग। गैंग आप लोगों ने सुना होगा सबने, बेसिकली क्या होता है। तो देखिए गैंग कुछ नहीं है, गैंग इज अ मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ रॉक्स, सॉल्ट्स, मेटल्स, है ना, मतलब जितने नॉन मेटल्स, मिनरल्स, जो भी कुछ हैं उन सबको मिलके वो बना होता है। तो जो हमारा मेटल होती है ना वो ऐसे गैंग की फॉर्म में ही आती है। इस गैंग से पहले हम इसको एक तरीके से इस मिक्सचर को रिफाइन करते हैं और ओर बनाते हैं, मतलब रिफाइनिंग ऑफ ओर कह लो एक तरीके से। तो ओर को थोड़ा सा रिफाइनिंग किया जाता है, और जब ओर आपका रिफाइन हो गया उसके बाद उसमें से बाकी चीजें निकाली जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, स्टेप। स्टेप से मेरा मतलब है कि कुछ प्रोसेस के नाम दिए, तो मैं वो प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन है, ठीक है। एक प्रोसेस का नाम है हमारे पास दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन। उसके बाद एक और प्रोसेस है जैसे हमारे पास उसका नाम है यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन। और एक प्रोसेस और है हमारे पास दैट इज मेटलर्जी। ये कुछ प्रोसेस हैं जिनका यूज किया जाता है टू रिफाइन दैट गैंग और टू एक्सट्रैक्ट दैट मेटल। अब देखो ग्रेविटी सेपरेशन क्या है, ये बहुत सीधा सीधा, इसमें कुछ नहीं करना होता आपको। ग्रेविटी सेपरेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे ग्रेविटी का इफेक्ट होता है ना, तो उस तरीके से हम उस चीज को गिराते हैं, चीजों को ऊपर से, है ना, ग्रेविटी के इफेक्ट में। तो उसमें क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट नीचे बैठ जाते हैं जिनका वेट या वो बहुत ज्यादा, कुछ हवा में उड़ जाते हैं, कुछ इस तरीके से, और वो धीरे धीरे करके एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके को रोस्टिंग कहते हैं तरीके का। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है कि बेसिकली आप उसको ना पानी में डाल देते हो,
तो पानी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका टेंशन ज्यादा होता है तो वो नीचे बैठ जाते हैं, जिनका हल्का होगा वो जैसे झाग नहीं तैरते इस तरीके से उस पर तैरने लगते हैं, उसको फिर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहले पहले प्रोसेस है। मतलब जैसे अगर सपोज आपने कभी वो देखा होगा भूस भूस कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो भैंस वगैरह खाते हैं जो गेहूं जो, हाँ बीट जब निकलता है गेहूं वगैरह जब निकलते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि वो भी गेहूं और उसको जब अलग करना होता है वो ऐसे ही चलाते हैं उससे, और उससे हवा से वो उड़ जाता है, बाकी गेहूं नीचे गिर जाता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो ओट्स को रिफाइन करने में यूज होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं, ग्रेविटी में यूज करते हैं, उसमें जो हैवी मेटल्स हैं वो छोड़ देते हैं और लाइट ले लेते हैं। फ्लड फ्लोटेशन में आप उसको पानी में भिगा देते हो, तो पानी में जैसे झाग होता है ना उस तरीके से जो हार्ड मेटल है वो बैठ जाएगी, झाग यहाँ पे इम्प्योरिटीज झाग की तरह आ जाती हैं, उनको अलग कर देते हैं इम्प्योरिटीज को। ठीक है, ये सारी इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया। फिर आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में चुंबक का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो मेटल्स अट्रैक्ट करती हैं मैग्नेट को, वो तो जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं जहाँ पे सिक्के बीनते हैं या कुछ लोग देखे होंगे ना तो रूट्स पे चलते हैं, तो वो मैग्नेट लेके चलते हैं रूट पे ऐसे, और वो वहां से नेल्स वेल जो भी उनको मिलता है चिपकाते रहते हैं। तो वो उसी तरीके का प्रोसेस होता है कि आप क्या करते हैं कि जो आपको रिफाइन होके आया फ्लोटेशन के बाद उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं, तो जो चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है वो सारी उस पर चिपक जाएंगी और वो अलग हो जाती है, जो नॉन मेटल रहेगी जो अट्रैक्ट नहीं हुई वो उसमें जमा रह जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फाइनली हम जाते हैं मेटलर्जी प्रोसेस में। मेटलर्जी ये सबसे फाइनल प्रोसेस है, और इसके अंदर क्या होता है मेटलर्जी में, आप लोगों ने एक जनरल प्रोसेस पढ़ा होगा जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कि आयरन कैसे निकलता है। तो आयरन में आपने क्या होगा, आपने ब्लास्ट फर्नेस देखी होगी, सबने पढ़ा होगा। एक ब्लास्ट फर्नेस होती है, एक भट्टी होती है इस तरीके से। मेरी तो अब देखो ये ड्राइंग खराब सी है, सॉरी फिर टेढ़ा बन गया, मतलब ऐसे, और उसमें यहाँ से स्टीम डालते हैं, इधर वो भर देते हैं पूरा उसको, और वो धीरे धीरे वेपराइज होकर उड़ना शुरू होता है। तो उसमें प्रोसेस है जॉन रिफाइनिंग, वेपराइजेशन, इस तरीके से प्रोसेस आते हैं। तो इसमें क्या होता है धीरे धीरे करके, मतलब सबसे पहले पिग आयरन बनता है ना, फिर रोट आयरन बनता है, और लास्ट में स्टील बनती है। सॉरी, ठीक है, पिग आयरन या कास्ट आयरन बोलते हैं इसको। मतलब सबसे पहले जो आयरन निकलता है, आयरन की फॉर्म निकलती है ना, वो कास्ट आयरन फॉर्म होती है। तो कास्ट आयरन बड़ा इम्प्योर फॉर्म है, ठीक है, उसको थोड़ा सा प्योर करके रॉट आयरन बनाया जाता है, और उसमें और कार्बन मिला के बढ़िया सा उसको स्टील की फॉर्म में बनाया जाता है। तो ये इस तरीके से ये पूरा मेटलर्जी का प्रोसेस होता है, जिसमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक भट्टी में गर्म करके तपा के, और फिर उसकी अलग अलग स्टेजेस में उसमें कंपोजिशंस मिला मिला के कार्बन की उसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें पढ़ना कुछ नहीं है आपको ज्यादा, आपको बस इनके नाम पता होने चाहिए। एक तो ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोटेशन, ये है रिफाइनिंग में, मेटलर्जी वगैरह में। और इनके अंदर जो मेन चीज है कि ये कैसे काम करते हैं तो वो देख लेना। आपकी बुक में ना एक ये फिगर बनी हुई है बेसिकली इसकी ब्लास्ट फर्नेस की। ये ब्लास्ट फर्नेस के ही ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा बस, कास्ट आयरन क्या होता है, पिग आयरन क्या होता है, रोट आयरन वगैरह ये सब। तो यही इसमें पढ़ना है, इससे अलग कुछ नहीं है। ठीक है, डन। सर ये गेंगू कोई और कहते हैं ना? गैंग को और नहीं कहते, गैंग बेसिकली आप कह सकते हो गैंग से ही ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब ओर जो है गैंग की और रिफाइंड फॉर्म है। गैंग और ज्यादा खराब फॉर्म मान लो, उसको और रिफाइंड कर दिया तो आपका एक तरीके का ओर बन गया। ये है, इसको इस तरीके से मान। ओके सर। नाउ चले मिटा दें इसको आगे। यस सर। अब देखिए बेसिकली हमने लास्ट क्लास में एक बात और की थी, उसको आज करेंगे हम। सो दैट एलॉयज क्या होते हैं। तो मैंने आपको एलॉय बताया था कि देखो मेटल्स को क्या करते हैं, मेटल्स जो है ना अगर नेटिव स्टेट में रखी जाए, नेटिव स्टेट का मतलब जो उनकी एक्चुअल स्टेट है, तो वो बहुत ज्यादा
स्टेबल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा काम की नहीं रहती, मतलब बहुत मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है ऐसी हो कि उनसे आप चीजें बना ही ना पाए, लिक्विड बहुत ज्यादा लिक्विडेफाई हो जाए, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज नहीं है, तो है ना, प्योर फॉर्म जनरली चीजों की खराब होती है, तो थोड़ा सा उसको हम इम्प्योर कर देते हैं इम्प्योरिटीज मिला के, है ना। और कहने को तो इम्प्योरिटीज है, बट उसकी एबिलिटीज को अच्छा करती है ये इम्प्योरिटीज, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देती है, उसको और अच्छा बना देती है, तो उससे हम एक तरीके से एलॉयज बनाते हैं। कहने का मतलब एलॉयज को एक मेटल में इम्प्योरिटीज मिला के भी बनाया जाता है, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो मेटल्स को मिला करके, हमारे पास अगर कोई एक मेटल 1 है और एक मेटल 2 है, और इन दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टीज को आपस में मैच करा के मिला के एक तीसरा हम बना देते हैं, उसको हम एलॉय कहते हैं। और इस एलॉय की प्रॉपर्टीज और अच्छी होती हैं और स्टेबल होती हैं, और बहुत अच्छे से इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम स्टेनलेस स्टील के केस में बात करते हैं कि आयरन में अगर आप पानी की चीजें लेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, पर स्टेनलेस स्टील में नहीं लगता क्योंकि वो एलॉय है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम स्टेनलेस स्टील की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए दो चीजें थी जो हमने भी लास्ट क्लास में भी बात की कि मेटल्स जितनी भी है, मेटल्स का अपना एक फॉर्म होगा, ठीक है, और उस फॉर्म में भी हो सकता है वो उनका रिएक्टिविटी अच्छी हो ना हो, सबकी देखो आपने हर एक की तो रिएक्टिविटी अच्छी है भी नहीं, गिर रहा था ऑर्डर, ठीक है, तो किसी की बहुत अच्छी भी है, किसी की बहुत खराब भी है, पर मेन मेन बात आपको उसमें से पकड़नी है। तो जैसे हम जो बात कर रहे थे कि हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एलॉय का यूज करते हैं, जैसे गोल्ड में भी कार्बन मिलाया जाता था ताकि उससे ऑर्नामेंट्स वगैरह बना सके। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा स्टील है, स्टील किस तरीके से जो है, तो स्टील बेसिकली इसमें आप क्या करते हैं, एक तो हार्ड आयरन और प्लस कार्बन, आयरन और कार्बन को मिला करके हम स्टील का फॉर्मेशन करते हैं, और स्टील फिर बहुत ज्यादा हार्ड मतलब बन जाता है। ठीक है, और अच्छे से काफी जगह यूज होता है स्टील। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील भी है, ठीक है, बर्तन वगैरह बनाने में, तो यूटेंसिल्स बनाने में इसका यूज होता है, यूटेंसिल्स बर्तन को कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कहा रोड्स पे, रेलवेज में, ठीक है, इन सब जगह स्टील का यूज है, तो काफी जगह आप यूज देखते हैं। एक और अलॉय का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ये मीटिंग आई गेस बंद हो सकती है कितनी देर में, 10 मिनट 7 मिनट कुछ है, तो आप दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के लिए इन्होंने एक कंपोजिशन और अलग से दी हुई है, दैट इज वो भी आप लिख सकते हैं कि हार्ड आयरन तो है ही है, पर यहाँ इन्होंने कहा रस्ट फ्री, मतलब ऐसा आयरन जिसमें थोड़ा सा रस्ट ना हो, उसको मैग्नीशियम के साथ आप एक बार वो करा दीजिए। अगर आपको आयरन को रस्टिंग से बचाना हो तो मैग्नीशियम से रिएक्ट करा के आप रख दो तो वो बच जाएगा। और उसमें निकल प्लस क्रोमियम, ठीक है, निकल और क्रोमियम मिला दिया जाता है। ठीक है, तो कार्बन नहीं मिलाएंगे हम इसमें, यहाँ से हटा दो ये आप। तो स्टेनलेस स्टील में क्या, वही हार्ड आयरन और निकल और क्रोमियम मिलाया जाएगा, और इसका यूज कहाँ होता है, यूटेंसिल्स यानी कि आपके बर्तन बनाने में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, अप्लायंसेस बनाने में भी यूज। इसके बाद एक हमारे पास और यहाँ पे दिया है, दैट इज ब्रास। तो ब्रास एक एलॉय है, तो आपको इन सब एलॉय के ये याद रखने की किस किस के एलॉय हैं। जैसे ये हार्ड आयरन और कार्बन का एलॉय है, ये हार्ड आयरन निकल और क्रोमियम का एलॉय है, तो ये नंबर याद रख, इनका नाम याद रखना है कि ये एलॉय किसका है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेंगे। जैसे ब्रास जो है, तो ब्रास बेसिकली हमारा कॉपर और जिंक का एलॉय है। ठीक है, किस किस का है, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो ये भी हमारा काफी अच्छा है, और इसका हम यूज करते हैं बेसिकली प्लम्बिंग के जो हमारे इक्विपमेंट है, प्लम्बिंग और प्लम्बर के जो है पाइप्स वगैरह बनाने में, फिटिंग में, और उसके बाद जो हमारे लॉक्स हैं, लॉक्स बनाने में, गियर्स बनाने में, इस सब में इसका यूज है। ठीक है, एक तो एलॉय ये है। इसके बाद एक एलॉय हमारे पास आता है ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज आपको पता है मिश्र धातु है, एलॉयज को हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं, अगर कोई हिंदी मीडियम से भी है तो ये भी मैं बता देता हूँ, मिश्र धातु मतलब मिक्स है, एक जैसी नहीं होती। तो ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज किस किस का एलॉय है, कोई बताएगा। तो बेसिकली कॉपर और टिन का एलॉय है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि कौन किस किस का एलॉय है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज का यूज हम कॉइन बनाने में करते हैं, स्प्रिंग बनाने में करते हैं। ठीक है, मेडल्स भी बनते होंगे, आप लोगों ने सुना है ब्रॉन्ज मेडल। और क्या होता है, और किस में यूज है, प्लेट्स के लिए, टरबाइंस के लिए, इन सब में ब्रॉन्ज का यूज होता है। ठीक है ना, तो ये ब्रॉन्ज है, एक एलॉय है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना।
क्योंकि मीटिंग अगर ओवर होती है 5 से 6 मिनट तो फिर छोड़ जाए। एक और आपने पढ़ा होगा, दैट इज अमलगम। पढ़ा है कितने लोगों ने? है? हाँ, तो अमलगम भी है नाम जो, सुना है। हाँ, जो मरकरी के साथ बनता है। मरकरी में कोई भी मिला दीजिए आप एलिमेंट, तो वो बन जाता है। तो मरकरी में जनरली हम कार्बन भी मिला सकते हैं, तो और वैसे एनी कोई भी मेटल मिला दोगे तो बन जाएगा। ठीक है, अमलगम बेसिकली एक पेस्ट की तरह ही है। तो जो हम कहते हैं ना दांतों में भर देना, तो यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। तो ये पेस्ट जैसा बनता है जो हमारे दांतों में भरा है। ठीक है, तो पेस्ट है ये। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ अलॉयज जो आपके सिलेबस का पार्ट थे जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, तो मैं उन्हीं के मैंने बस आपको ये बताया कि किस किस के अलॉय हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रास किसका है, कॉपर किसका है, अमलगम किसका है। ठीक है, गोल्ड में भी हम कार्बन की वो मिलाते हैं कंपोजिशन, ताकि वो हार्ड बने और उससे हम ऑर्नामेंट ज्वेलरीज वगैरह बना सकें। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड भी जो प्योर फॉर्म है, गोल्ड की प्योर फॉर्म बड़ा वो बहुत डाइल्यूटेड है, उससे कुछ नहीं बन सकता। उसमें कार्बन मिला करके ही उसको बनाया जाता है। तो ये जो आप कैरेट वैरेट पढ़ते हैं ना, कितने कैरेट का है, शुद्ध सोना, खरा सोना, ये सब कार्बन की कंपोजिशन है। कि किसी में बहुत ज्यादा कार्बन मिल गया तो खरा काला सा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। किसी में कम मिल गया तो एक कंसंट्रेशन सेट की है स्टैंडर्ड कि अगर इतनी है तो काम बनेगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, ठीक यस है। सर। अब हाँ बोलिए, अब इससे कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। अभी मीटिंग अभी ओवर होगी तब हम अगली स्टार्ट करेंगे, तो उसी में मैं आपको नया टॉपिक कराऊंगा। दैट इज अभी कोरोजन है हमारे पास, और एक है रस्टिंग ऑफ आयरन ना। ये दो चीज है, इसके अलावा फिर ये मेटल नॉन मेटल खत्म हो जाएगा। इसको आप इतनी देर में नोट कर लीजिए, कुछ जब तक आप पूछना चाहें पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आप लोगों ने सबने ये पढ़ा होगा, दैट इज कोरोजन। ठीक है, कोरोजन का सीधा सीधा मतलब रिएक्शन विद एयर है, आप ये मान। और एयर से रिएक्शन जब होती है तो क्या बनती है? ऑक्साइड लेयर बनती है, सीधा सीधा मतलब। ठीक है, तो ये ऑक्साइड लेयर कई बार डैमेज करती है। तो इस कोरोजन के जो सबसे कॉमन परिणाम पढ़े जाते हैं वो पढ़ते हैं। एक तो रस्टिंग पढ़ा जाता है। रस्टिंग का मतलब, रस्टिंग होता है आयरन का। मतलब देखो, कोरोजन तो जनरल कंसेप्ट है, जनरल कंसेप्ट है कोरोजन, उसका मतलब है रिएक्शन विद एयर, ऑक्साइड लेयर बनना। जब वही कोरोजन आयरन के केस में होता है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं। और रस्टिंग का सीधा सीधा मतलब हो गया जंग। ठीक है, और जंग लगने का सीधा सीधा मतलब है चीज आपकी खराब हो गई। आयरन है, आयरन को आपने ये लगाया, Fe2O3 बन गया। ठीक है, बस ये है जंग, ये खराब कर देती है चीज को। ठीक है, इसके बाद एक हमने पढ़ा होगा, रेंसिडिटी पढ़ा है आप सब लोगों ने। ठीक है, रेंसिडिटी भी ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में होती है, मॉइस्चर हो या ऑक्सीजन। ये फूड के केस में है, फूड एंड बेवरेजेस जो होते हैं, खाने पीने की चीजें। ठीक है, तो वो भी आपको पता है ऑक्साइड लेयर्स की वजह से क्या हो जाती है, तो वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, जिसको आप फफूंदी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये है ये। ठीक, अभी मीटिंग ओवर हो रही है, इतना ही है। अगली वाली उसमें बताऊं कि ये आगे कैसे बनती है फफूंदी।